हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिजियोचंचल के इस नए लेक्चर वीडियो में। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन को कवर किया था, जहां पर हमने उसके वेस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट सभी को एक साथ में देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन में रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट, ये सारी चीज़ों के लिए हमको ल्यूकोसाइड्स रिक्वायरमेंट होता है। बट कैसे? हमने देखा था कि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स काम कैसे करते हैं? बॉडी को कैसे पता चलता है कि इंजरी हुई है, और इंजरी होने के बाद में ब्लड वेसल्स डायलेट कैसे होते हैं, वेसल्स की परमेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, और हमारा जो न्यूट्रोफिल्स है वो इंजरी वाली जगह पर कैसे पहुंचता है। तो इसके लिए हमने देखा था कि वहाँ पर कीमोटैक्सिस होता है, और कीमोटैक्सिस के प्रोसेस में कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जिनको फॉलो करते हुए हमारा न्यूट्रोफिल जो है वो इंजरी वाली साइट पर जाता है और फिर फर्दर प्रोसेस करता है फेगोसाइटोसिस का। ये सारा चीजें कौन कर रहा है? किसकी वजह से पेन प्रोड्यूस हो रहा है? किसकी वजह से वेसोडाइलेशन हो रहा है? किसकी वजह से परमेबिलिटी बढ़ रही है? ये सब किसके वजह से हो रहा है? ये सभी का आंसर है केमिकल मीडिएटर्स। तो केमिकल मीडिएटर्स क्या है हमारे? Chemical mediators are substances that are produced or released during inflammation and regulate the inflammatory response। मतलब कि जब भी टिश्यू में इंजरी होती है या फिर इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के सेल्स क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये एक्टिवेट होकर के क्या करेंगे? ये एक्टिवेट होकर के कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं केमिकल सब्सटेंस की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होते हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और इन्हीं की वजह से पेन होता है, और इन्हीं केमिकल मीडिएटर्स को फॉलो कर करके जो है न्यूट्रोफिल हमारा इंजरी वाली साइड पर जाता है। तो सभी के लिए अलग अलग केमिकल मीडिएटर्स होंगे। तो इन सारी ही अलग अलग केमिकल मीडिएटर्स को हम लोग आज इस लेक्चर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो केमिकल मीडिएटर्स क्या है? केमिकल मीडिएटर्स हमारे इन्फ्लेमेशन के मैसेंजर्स हैं, ठीक है। हमारा जो ये केमिकल मीडिएटर्स है वो दो क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स, यानी कि जो सेल से आते हैं। दूसरे होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड मीडिएटर्स, यानी कि जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग पहले देखते हैं वो है सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स। तो सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स के ये कुछ टाइप्स है। सबसे पहला आता है वैसो एक्टिव अमाइंस, जिसमें हिस्टामिन, सेरोटोनिन आता है। उसके बाद एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म, लाइसोसोमल एंजाइम, साइटोकाइंस, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, फ्री रेडिकल्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। इन सभी को हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। तो सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स से मतलब ये कहाँ से आए होंगे? सेल से बने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा वैसो एक्टिव अमाइंस। नाम से ही समझ जाओ, वेसो मतलब वेसल्स, वेसल्स को एक्टिवेट करने वाले। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा हिस्टामिन। हिस्टामिन कहाँ से आता है? तो हिस्टामिन का सबसे मेन जो सोर्स है दैट इज द मास्ट सेल। मास्ट सेल में क्या होता है? हिस्टामिन स्टोर रहता है कि मास्ट सेल एक घर है, उस घर में हिस्टामिन स्टोर होता है। जैसे ही इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होता है? मास्ट सेल क्या होते हैं? डीग्रैनुलेट होते हैं, और डीग्रैनुलेट होकर के हिस्टामिन रिलीज करते हैं, ठीक है। मास्ट सेल इन्फ्लामेशन के इमीडिएट रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मास्ट सेल के अंदर मैंने आपको बताया कि हिस्टामिन पहले से ही स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पहले से ही वो प्रेजेंट होता है। जैसे ही इन्फ्लामेशन होता है तो क्या होता है? मास्ट सेल हमारा डीग्रैनुलेट होता है, और उसके बाद में हिस्टामिन रिलीज होता है। जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है तो इन्फ्लामेशन का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है ना। अब ये मतलब हिस्टामिन जो है वो रिलीज कब कब होगा आपका? इसके भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, मतलब कुछ तो स्टिमुलस आना चाहिए जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होगा। ऐसा तो नहीं कि कभी भी रिलीज हो जाएगा। जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। अब कौन कौन किससे टाइप के हो सकते हैं? तो आपको फिजिकल इंजरी हो सकती है, जैसे कि ट्रॉमा, हीट, कोल्ड, या फिर एंटीबॉडी बाइंडिंग रिएक्शन हो सकता है। ये एलर्जी में होता है सबसे ज्यादा। एनाफाइलोटॉक्सिन्स जैसे कि C3A और C5A, ये मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करके हिस्टामिन रिलीज करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर हिस्टामिन रिलीज फैक्टर्स जैसे कि इंफ्लेमेटरी सेल्स के इंट्रैक्शन से भी रिलीज हो सकता है ना। हिस्टामिन का मेन काम क्या है? अब मैंने ये तो बताया कि हिस्टामिन रिलीज कहाँ से होता है, तो इसका मेन सोर्स होता है हमारा मास्ट सेल। जैसे ही इन्फ्लेमेशन हुआ, मास्ट सेल डिग्रैनुलेट होगा और हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। अब ये हिस्टामिन रिलीज होकर के करेगा क्या? तो जैसे ही ये हिस्टामिन रिलीज होगा तो ये हिस्टामिन रिलीज होकर के सबसे पहला काम करता है वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन कैसे करेगा? जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होगा, ये जो भी इंजरी वाली साइड है वहां की ब्लड वेसल्स को जा करके डायलेट कर देगा। डायलेट करेगा, डायलेट होकर के वो क्या होगा? हमारा ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, हमने पहले लेक्चर वीडियो में देखा था कि ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वहां पर रेडनेस और हीट डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारे इन्फ्लेमेशन साइंस है, तो यहीं पे हमको इन्फ्लेमेशन साइन देखने को मिलेगा। सेकेंडली ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा वेस्कुलर परमेबिलिटी को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसका। तो जैसे ही हिस्टामिन, पहले तो उसने वेसोडाइलेशन करवाया, वेसोडाइलेशन करवाने के बाद अब क्या करेगा वो, हिस्टामिन एंडोथेलियल सेल्स के बीच का गैप इंक्रीज करवा देगा। जैसे ही उसने गैप इंक्रीज करवाया, अब गैप इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, जो प्लाज्मा है वहां से फ्लूइड जो है वो बाहर आने लगेंगे। प्लाज्मा का जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स से टिश्यू की तरफ आने लगेगा, और जैसे ही ये टिश्यू की तरफ आता है, देन हमको अपना थर्ड साइन दिखने लगता है, दैट इज स्वेलिंग। अब क्या होगा, स्वेलिंग दिखने लगेगा। तो ये सारे क्या है, जो रेडनेस हो रही है, जो हीट हो रही है, जो एडिमा हो रहा है यानी कि स्वेलिंग हो रही है, ये सारे हमारे इन्फ्लामेशन साइन है। इसी साइंस को पता देख करके पता चलता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, ये सब साइंस वगैरह हमने सारे पहले लेक्चर वीडियो में देखा था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां पर जरूर देखना। ठीक है, सेकेंड जो वैसो एक्टिव अमाइंस होते हैं, दैट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का सबसे मेजर सोर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट एग्रीगेशन के टाइम पर सेरोटोनिन जो है वो रिलीज होता है। सेरोटिन सेरोटोनिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो हो रहा है हमारे प्लेटलेट से। ठीक है, अब सेरोटोनिन का भी सेम फंक्शन है, जैसा हिस्टामिन का है वैसा सेरोटोनिन का भी है। ये भी वेसोडाइलेशन करवाएगा और वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। सेकेंड आता है एरिकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में होता है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इस मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड में जैसे ही इंफ्लामेशन या फिर इंजरी होता है, ठीक है, जैसे ही इंजरी होता है, अब इंजरी होने के बाद में ना यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज फॉस्फोलाइपेज ए टू। ये फॉस्फोलाइपेज ए टू जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट करके क्या क्या करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट हो करके मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड पर एक्ट करता है, यानी कि हमारे सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करता है। जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करता है, तो ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से एरिकिडोनिक एसिड बना देता है। ठीक है, ये हमारा एक एंजाइम है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में एक्ट करके क्या बना रहा है, हमारा एरिकिडोनिक एसिड बना रहा है। ये एरिकिडोनिक एसिड बना करके क्या करता है, ये एरिकिडोनिक एसिड बना करके दो पाथवे बनते हैं अब इससे। एक तो होता है कॉक्स पाथवे, एक तो होता है लॉक्स पाथवे। ठीक है, अब ये करके देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कॉक्स पाथवे, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज रिलीज होती है, दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन। सबके अलग अलग फंक्शन है, एक एक करके देखते हैं चलो। तो ये हो गया हमारा कॉक्स पाथवे, कॉक्स पाथवे जो कि एराकिडोनिक एसिड से बना। अब यहाँ अब जो हमारा ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन में ये जो पीजीई2 है, ये सबसे ज्यादा हमारा इन्फ्लेमेशन पे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही यही हमारा पेन और फीवर करवाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा केमिकल मीडिएटर है जो इन्फ्लेमेशन के टाइम पर हमको पेन करवाता है, तो वो आएगा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन पीजीई2। पीजीई2 ही हमारा क्या करवाता है, पेन करवाता है। ठीक है, पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेन और फीवर के लिए। सेकेंड आता है पीजीआई टू। पीजीआई टू क्या है, हमारा प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन क्या करवाता है, वेसोडाइलेशन करवाता है। ये वेसोडाइलेशन करवाता है, और जब प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करने में इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा ब्लड वेसल्स नॉर्मल है, ठीक है, अब अगर हमारा ब्लड वेसल नॉर्मल है, उसमें इंजरी नहीं हुई है, तो वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, ताकि वहां पर प्लेटलेट ज्यादा एग्रीगेट ना हो और ब्लड फ्लो बिल्कुल सही से रहे। सेकेंड आता है हमारा थ्रोम्बोक्सिन ए टू। थ्रोम्बोक्सिन ए टू का काम क्या है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन और वेसोकंस्ट्रिक्शन को प्रमोट करता है। अगर आपके बॉडी में इंजरी हुई है, उस ब्लड वेसल्स पे इंजरी हुई है, आपके एंडोथेलियल सेल पे इंजरी हुई है, तो ये क्या करेगा, ये वहां पर प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करेगा और वेसोकंस्ट्रिक्शन कर करके आपके जो ब्लड लॉस है उसको बचाने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर पीजीई2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्या करवा रहा है, पेन और फीवर करने करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पीजीआई टू प्रोस्टासाइक्लिन ये क्या करवाता है, वेसो डायलेशन करवाता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। थ्रोम्बोक्सिन ए टू क्या करता है, थ्रोम्बोक्सिन ए टू प्लेटलेट एग्रीगेशन और वेसो कंस्ट्रिक्शन को प्रमोट करता है, ताकि जो भी इंजरी वाली साइट है वहां पर प्लेटलेट एग्रीगेट हो और जो है ब्लड लॉस को प्रिवेंट करे। ठीक है, ये सारा काम करता है। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अब किसी पर्सन को इन्फ्लेमेशन हुआ है और इस पर्सन को बहुत ज्यादा पेन है और फीवर है, तो अगर हम लोग फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अब इस पेन को हमको इनहिबिट करना है, मुझे रोकना है। उस पर्सन को जो पेन हो रहा है मुझे उसे रोकना है, तो पेन हमारा करवा कौन रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब मुझे उस प्रोस्टाग्लैंडिन
के सिंथेसिस को रोकना है, मतलब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है ना, इसको मुझे रोकना है ताकि उस पर्सन को पेन ना हो। तो इसके लिए मैं उसको क्या दूंगी, इसके लिए मैं उसको दूंगी NSAID, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, ये ड्रग्स क्या करेंगे, ये ड्रग्स जो है वो कॉक्स जो पाथवे बन रहा है उसको इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट करने की वजह से क्या होगा, उस पर्सन को पेन या फीवर नहीं हो। आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक एंड नाप्रोजिन, ये फार्माकोलॉजी का पार्ट है, ये इसमें लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, बट आपको एक समझने के लिए समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर किसी पर्सन को पेन हो रहा है तो हम इस पाथवे को ब्लॉक करके उसके पेन रिलीफ कर सकते हैं। अब मान लो किसी को हमको पहले ही ब्लॉक करना है, ठीक है, पहले ही ब्लॉक करना है मेरे को, इस जगह पर ये फॉस्फोलाइपेज A2 जो एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड बन रहा है, मुझे यहीं पर ही ब्लॉक करना है। किसी को बहुत ज्यादा ही पेन है, ठीक है, पेन या फीवर हो रहा है या इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यहाँ पर दूंगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो फॉस्फोलाइपेज A2 का जो पाथवे है उसको इनहिबिट करता है, उसको इनहिबिट करता है तो क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड ही रिलीज नहीं होता है और आगे का जो है वो फंक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, नाउ हमारा सेकेंड पाथवे आता है, दैट इज लॉक्स पाथवे। लॉक्स पाथवे यानी कि लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे। अब यहाँ पर जो बनता है, ये बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं ल्यूकोट्राइंस। ल्यूकोट्राइंस बहुत अलग अलग टाइप के ल्यूकोट्राइंस बनते हैं, इसमें जो सबसे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज LTB4, सबसे इंपॉर्टेंट। हमने जब सेलुलर इवेंट्स पढ़ा था तब हमने देखा था कि वहां पर होता है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में मैंने आपको बोला था कि वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इंजरी वाली साइड पर लेके जाते हैं। तो ये जो ल्यूकोट्राइंस B4 है, ये वही केमिकल मेडिएटर्स है जो न्यूट्रोफिल्स को इन्फ्लामेशन साइड पर लेकर जाते हैं और वहां पर फिर फर्दर वो आगे का प्रोसेस करता है। बाकी जो एल ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4 और ल्यूकोट्राइन E4 है, ये सारे जो है वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करने में और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करते हैं। इसलिए ये सारे जो ल्यूकोट्राइंस है ना, वो ज्यादातर रेस्पिरेशन या फिर एलर्जी इन्फ्लामेटरी में क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लामेशन में, वो कौन सा होता है, ल्यूकोट्राइंस B4। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कीमोटैक्सिस कराने में हेल्प कर रहा है। नाउ ल्यूर बन रहा है, दैट इज लाइपोक्सिन्स। लाइपोक्सिन्स को इन्फ्लामेशन रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, मतलब कि अभी देखो तुम्हारा इन्फ्लामेशन तो हो गया, इन्फ्लामेशन के लिए जो जो मेडिएटर से इंपॉर्टेंट थे वो सारे उसने काम कर दिया, आपका इन्फ्लामेशन हो गया, आपका टिश्यू में जो भी फेगोसाइटोसिस वाला वक्त है वो सारा चीज हो गया। अब जो वहाँ पे एंडोथेलियल सेल है उसको रिकवर भी तो होना है ना, तो उसको रिकवरी का काम करता है लाइपोक्सिन्स। यहाँ पर सिर्फ इन्फ्लेमेशन ऑन करने के मेडिएटर्स नहीं है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन ऑफ करने के भी मेडिएटर्स हमारे पास में है। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ करने के लिए कौन आता है, लाइपोक्सिन्स। मतलब कि अब भैया तुम्हारा सारा काम हो गया, तुमने इन्फ्लेमेशन करवा दिया, पहले इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स आए, इंजरी कर दिया एंडोथेलियल सेल्स का, फिर यहाँ से केमिकल मेडिएटर्स रिलीज हो गए, उन्होंने जाकर के वहां पर फेगोसाइटोसिस करके वो सारी चीजों को कर दिया। अब उसको वापस रिकवर भी तो होना है ना, उस एंडोथेलियल सेल को वापस रिकवर भी होना है। तो उसे वापस रिकवर करने के लिए हमारा जो केमिकल मेडिएटर रिलीज होता है दैट इज नोन एज लाइपोक्सिन्स। तो लाइपोक्सिन्स क्या करते हैं, लाइपोक्सिन्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को स्टॉप करते हैं, मतलब रोकने का काम करते हैं कि भैया अब हो गया। मेडिएटर्स क्या क्या है हमारे वेसोडाइलेशन में, हमारा कौन कौन हेल्प कर रहा है, PGI2, PGE1, PGE2 और PGD2, यानी जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो हमारे वेसोडाइलेशन कर रहे हैं। वेसो कंस्ट्रिक्शन में कौन कौन हेल्प कर रहे हैं, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 और कुछ कुछ ल्यूकोट्राइंस भी है वो भी हेल्प करते हैं। वेस्कुलर परमेबिलिटी कौन बढ़ा रहे हैं, ल्यूकोट्राइन C4, D4 और E4। और कीमोटैक्सिस में सबसे ज्यादा हेल्प कौन कर रहे हैं, ल्यूकोट्राइंस B4। और यहाँ पर जो ल्यूकोसाइट्स अडेशन यानी कि जो सेलुलर इवेंट्स होते हैं, वहां पर हमारा जो ल्यूकोट्राइंस है वो एपिथेलियल सेल से अटैच भी तो होता है ना, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है HET। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा माइंड मैप बताऊं तो वो क्या होगा, हमारा जो PGE2 है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, पेन और फीवर के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 किसके लिए होता है, वेसोडाइलेशन के लिए। थ्रोम्बोक्सिन A2 किसके लिए होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन और वेसो कंस्ट्रिक्शन के लिए। LTB4 हमारा कीमोटैक्सिस के लिए होता है और बाकी के जितने ल्यूकोट्राइंस है वो वेस्कुलर परमेबिलिटी और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के लिए होता है। तो ये हो गया हमारे एरिकोडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म का छोटा सा एक रिमेंबर पॉइंट। अब देखते हैं आगे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। ना प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स के सोर्सेस क्या है, ल्यूकोसाइट्स, मास्ट सेल और प्लेटलेट्स खुद।
अब यहाँ पर जो हमारा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स है उसके एक्शंस क्या है, ये वेसोडाइलेशन करवाते हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ल्यूकोसाइट्स अदेशन में हेल्प करते हैं, कीमोटैक्सिस कराते हैं और डिग्रैनुलेशन करते हैं। ठीक है, ये जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है ये एक तरीके का मल्टी लेवल एम्पलीफाई है, मतलब ये बहुत सारा काम कर रहा है। ठीक है, ये इसका कोई एक काम नहीं है, इसके बहुत सारे काम है। ठीक है, अब आता है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस में टीएनएफ यानी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स एंड इंटरल्यूकिन 1, इसके सोर्सेस है मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स और मास्ट सेल। हमारा जो टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1 है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमारा मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुआ, जैसे ही मैक्रोफेजेस जो है वह एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होकर के क्या करेंगे, वो टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होगा। जैसे ही ये रिलीज होगा तो आसपास के जितने भी एंडोथेलियल सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही एंडोथेलियल सेल्स मतलब जो इंजरी वाली साइड है वहां कर एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेट होगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट होकर के क्या करेंगे, ये लोग एडेशन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करेंगे। जैसे ही वो लोग एडेशन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करेंगे तो वो ल्यूकोसाइट आकर के उनपे चिपकेगा और चिपक करके रोल होते हुए वो आगे अपना अपने रास्ते पे जाएगा। ठीक है, अब वो रोल हो रहा है, रोल हो रहा है, रोल हो रहा है, तो अब क्या करेगा, वो रोल होकर के वो क्या करता है, रोलिंग के बाद में उसका नेक्स्ट प्रोसेस रहता है अदेशन। अदेशन करने के बाद में वो आगे जाकर के क्या करता है, ट्रांसमाइग्रेशन और एमिग्रेशन करता है और वहां से निकल करके वो फिर इंफ्लेमेटरी साइट पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये रोल है हमारा साइटोकाइंस का। साइटोकाइंस को आप शॉर्ट टर्म में क्या बोल सकते हो, सेल टू सेल कम्युनिकेशन मॉलिक्यूल, यानी कि ये एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में मतलब एक कम्युनिकेशन बनाता है। ठीक है, नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा बनता कैसे है, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो मेजर सोर्स है दैट इज एंडोथेलियल सेल्स और मैक्रोफेजेस। बट नाइट्रिक ऑक्साइड बन कैसे रहा है, तो इसके लिए हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन जो होता है वो ऑक्सीजन और NADPH के साथ में मिल करके, ठीक है, ये सारे मिल करके एक एंजाइम होती है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, इसके प्रेजेंस में बनाता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वेसोडाइलेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स में क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है। ना सेकेंड जो हमारा क्लासिफिकेशन था, अभी तक जो हमने देखा वो क्या था, हमारे सेल डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर्स। अब जो हम लोग देखने वाले हैं दैट आर द प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स। ठीक है, प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स, प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है काइनिन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, काइनिन सिस्टम, कोएगुलेशन, फिब्रिनोलाइटिक। सो सबसे पहला आता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आते कहाँ से, तो ये प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन्स होते हैं जो नॉर्मली इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे ही आपका जो है इन्फ्लामेशन होता है तो यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक्टिवेट हो जाता है। कैस्केड का मतलब होता है कि ये मेरा एक प्रोटीन है, ये एक्टिवेट हुआ, ये नेक्स्ट को एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट हुआ, अब ये नेक्स्ट को एक्टिवेट करेगा, और ये एक्टिवेट हुआ, अब ये नेक्स्ट को करेगा। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो एक दूसरे को एक्टिवेट करते जा रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केड, और इसी पूरी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। अब हमारा जो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड होता है इसके बेसिकली 3 पाथवे होते हैं। पहला तो हो गया क्लासिकल पाथवे जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है। लेक्टिन पाथवे जो कि सीरम लैक्टिन माइक्रोबियल शुगर को रिकॉग्नाइज करके होता है। अल्टरनेटिव पाथवे जो कि पैथोजन सरफेस के कांटेक्ट में एक्टिवेट हो जाता है, जब कभी भी जैसे कि कोई चीज पैथोजन है, वो पैथोजन आकर के उसमें कांटेक्ट में आ गया, उसके पैथोजन के कांटेक्ट में आ गया, तो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये सारे पाथवे एक्टिवेट होकर के अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, अल्टीमेटली बनाते हैं C3। C3 एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये जो हमारा C3 है वो फर्दर डिवाइड होता है C3A में और C3B में। अब ये C3A क्या करता है, ये एनाफाइलोटॉक्सिन्स करता है, यानी कि जो मास्ट सेल डिग्रेनुलेट कर देता है। मास्ट सेल डिग्रेनुलेट होता है तो क्या होता है हमारा, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, चलो बताओ क्या होता है। मास्ट सेल जैसे ही डिग्रेनुलेट होता है तो हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है, और हिस्टामिन रिलीज करके वो क्या करते हैं, वेसोडाइलेशन करते हैं और वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो हमारा C3A क्या कर रहा है, ये एनाफाइलोटॉक्सिन कर रहा है। सेकेंड आता है C3B। C3B क्या करता है, ये ऑप्सोनाइजेशन करता है। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है जो भी पैथोजन है
जो भी हमारा इंजुरियस एजेंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो घुस गया है अंदर में, उसके ऊपर क्या करेगा, ये उसके ऊपर जाकर के एक कवर चढ़ा देता है, एक कवर की तरह समझ लो, जाकर के उसको बैठ जाता है। अब इससे क्या होगा, अब इससे जो भी न्यूट्रोफिल आएगा ना, उसके लिए इजी हो जाएगा उसको पहचानना, मतलब जो पैथोजन है उसको पहचानना और जाकर के उसको फेगोसाइटोसिस करना, उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये करता है, पैथोजन ऑप्सनाइजेशन करता है, मतलब उसके ऊपर जा करके एक कवर चढ़ा देता है कि ये देखो भैया, ये है, यही है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है, आओ इसको खाओ। ठीक है, इस तरीके से वो न्यूट्रोफिल के लिए उस पैथोजन को हाईलाइट करके रख देता है। ऐसे क्या होगा, न्यूट्रोफिल आएगा और बहुत इजिली उसको पहचान जाएगा और फेगोसाइटोसिस करके उसको खा के खत्म कर देगा। अब यहाँ पे जो C3B होता है, ये फर्दर क्या करता है, जाकर के C5A कन्वर्टेज की तरह एक्ट करता है और C5 को C5A में और C5B में डिवाइड कर देता है। अब C5A क्या करता है, हमारा जो C5A है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल कीमोटैक्टिक फैक्टर है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स और अदर इंफ्लेमेटरी ल्यूकोसाइट्स को इंजरी वाली साइट की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये भी वही काम करता है, न्यूट्रोफिल को जो है अट्रैक्ट करता है, जहां पर भी इंफ्लेमेशन हुआ है वहां पर वो अट्रैक्ट करता है। C5B ये क्या करेगा, ये जो है C5B, ये C5B से लेकर के C9 तक सबको एक्टिवेट कर देगा और ये सारे मिल करके क्या करेंगे, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देंगे और वहां मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना करके क्या करेंगे, सेल लाइसिस कर देंगे, यानी कि सेल को मार देंगे। काइनिन सिस्टम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स होता है वो होता है हमारा ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन कैसे बनता है, हमारे ब्लड में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, कोएगुलेटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज फैक्टर नंबर 12। ये जो फैक्टर नंबर 12 है वो प्री कैलिकरिन को एक्टिवेट करता है और ये एक्टिवेट होकर के क्या बनाता है, कैलिकरिन। अब ये कैलिकरिन आगे जाकर के क्या करेगा, ब्रेडिकाइनिन बनाता है और यही ब्रेडिकाइनिन जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, पेन के लिए। तो अब मुझे ये बताओ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और केमिकल मीडिएटर्स के बारे में पढ़ा था जो कि हमारा पेन प्रोड्यूस करवाता है, वो क्या था, कमेंट करके जल्दी से बताओ। अब ये हमारा सेकेंड केमिकल मीडिएटर है जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए जब भी इंफ्लेमेटरी टिश्यू में ब्रेडिकाइनिन जनरेट होता है तो क्या होता है, हमारा पेन रिसेप्टर। अब जो कोएगुलेशन ने फिब्रिन क्लॉट को बनाया है, तो क्लॉट हमेशा तो नहीं रहना चाहिए ना, वो क्लॉट को हटना भी तो है। तो बॉडी को इवेंचुअली फिब्रिन को भी रिमूव करना होता है, इसलिए वहां पर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम भी एक्टिवेट होता है साथ में, दैट इज प्लाज्मिन। प्लाज्मिन क्या करता है, जो भी फिब्रिन वहां पर बना होगा, यानी कि क्लॉट वहां पर बना होगा, उसको रिमूव करता है। फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम का मतलब है, देखो अभी इन्फ्लामेशन हुआ होगा, तो वहां पे क्लॉट भी तो बना होगा ना, तो उस क्लॉट को परमानेंट तो नहीं रहना है, उस क्लॉट को हटना भी तो है। तो उस क्लॉट को हटाने के लिए वहां पर जो प्लाज्मिन, जो मिशन कॉम्प्लीमेंट कंप्लीटली सेपरेट सिस्टम नहीं है। सो अब चारों सिस्टम को एक साथ पे वो करते हैं। सो अब चारों सिस्टम में, सो बेसिकली हमारे प्लाज्मा, नॉर्मली हम कोएगुलेशन को सिर्फ ब्लड क्लॉट बनने वाला समझते हैं, बट इन्फ्लामेशन में इसका एडिशनल रोल है, दैट इज थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर सकता है, एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करता है और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को प्रमोट करता है। देखो प्लेटलेट एक्टिवेट होगा तो जो भी इन्फ्लामेशन साइट है वहां पर ब्लड क्लॉट बनेगा तो ब्लड लॉस प्रिवेंट होगा। ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करेगा तो वो क्या करेंगे, एडेशन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करेंगे, ताकि जितने भी न्यूट्रोफिल्स है उसमें जाकर के अटैक हो, सॉरी अटैच होकर के बाहर निकले। ठीक है, तो ये उन सारी चीजों में भी हेल्प करता है। इस सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा तो जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फैक्टर 10A। ठीक है, ये सारा कंट्रीब्यूट करता है और कोएगुलेशन और इन्फ्ला, वन वर्ड में बोलूँ तो हमारा प्लाज्मा डिराइव प्रोटीन मीडिएटर्स कौन कौन से हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, C3A जो करवा रहे हैं, C5B से लेकर के C9 तक बिन जो है वो इन्फ्लामेशन करवा रहा है। और काइनिन सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेडिकाइनिन जो है वो पेन करवा रहा है, साथ ही में वेसोडाइलेशन प्लस परमिबिलिटी को बढ़ा दे रहा है। कोएगुलेशन में क्या हो रहा है, थ्रोम। सो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। सबसे पहला तो होता है रिजोल्यूशन। मान लो आपकी जो इंजरी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, आपका जो टिश्यू है वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा।
सेकंड आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो आपका जो इंजरी वाला साइट है वो ठीक तो हो जाएगा, बट वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, जो कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो दैट विल लीड टू द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।